नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आरएएस टैंक प्रोडक्शन वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में टेम्परेचर, क्लोराइड और वाटर एक्सचेंज। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों को नहीं लगते हैं, लेकिन इनका अपना अपना महत्व है और ये आरएएस की सफलता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। एक इष्टतम पानी का तापमान बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मछली के बेहतर विकास, कुशल फीड रूपांतरण यानी अच्छा एफसीआर और कई बीमारियों से बचाने के लिए सीधे संबंधित रहता है। तो टेम्परेचर का कंट्रोल करना रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में अति आवश्यक है। एक इंडोर गहन रीसर्कुलेशन प्रणाली अगर है, उसमें पानी में धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी मछली के मेटाबॉलिज्म से पैदा होती है, एनर्जी उससे बढ़ती है। बायोफिल्टर में जो जीवाणु गतिविधि करते रहते हैं उससे एनर्जी निकलती है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। अलावा इसके पंप हैं, रिंग एयर ब्लोअर्स हैं और कई उपकरण हैं जिसे आप उपयोग में लाते हैं, उससे गर्मी निकलती है घर्षण से और वह तापमान को धीरे धीरे करके बढ़ाती रहती है। तापमान को विद्युत विसर्जन हीटर, गैस या बिजली या सौर ताप इकाई, हीट एक्सचेंजर, चिलर या हीट पंप से नियंत्रित किया जा सकता है। हीट पंप पर्यावरण के अनुकूल एक बहुत अच्छा समाधान है जिससे टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। इमर्शन रॉड आप सभी लोग जानते होंगे, ये कमर्शियल इमर्शन रॉड है। सोलर पावर, बड़े बड़े सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं छत पर, उससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, खास तौर से जहां तापमान में काफी कमी रहती है वातावरण में। ये हीट एक्सचेंजर है, ये चिलर है। लगभग 30 टन पानी के लिए ये पर्याप्त रहेगा। हीट पंप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, आपके बिजली के बिल को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में बिजली बहुत ज़्यादा लगती है और एक अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च होता है। इनटेक जल का उपयोग करके ठंडे ताज़े इनटेक जल की जो मात्रा है उसको समायोजित करके तापमान को सरल तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। मछली की हैंडलिंग के दौरान तनाव कम करने और कुछ बीमारियां हैं जैसे इच, इन सबको नियंत्रित करने के लिए तापमान में हेरफेर किया जा सकता है। अलावा इसके वेंटिलेशन सिस्टम पर हवा के लिए हीट एक्सचेंजर लगा दिया जाए तो बाहर जाने वाली हवा से जो ऊर्जा निकल रही है उसका उपयोग करके अंदर जाने वाली हवा में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं और हीटिंग के लिए जो आपको एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी। यहाँ पर ब्राउन बैंड से दिखाया गया है सेपरेशन। एक तरफ इंडोर आरएएस सेटअप है और दूसरी तरफ आउटडोर है। इंडोर में आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है और आउटडोर में 10 डिग्री। 30 डिग्री की हवा बाहर जा रही है और 10 डिग्री की हवा अंदर आ रही है। ये वेंटिलेशन है आपका। अगर बीच में हीट एक्सचेंजर लगा दिया जाए तो ये हीट एक्सचेंजर अंदर आने वाली 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को 27.78 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देता है और बाहर जाने वाली हवा 12.22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका अंदर का तापमान नियंत्रित रहेगा तो पानी का भी टेम्परेचर उठाने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और आपका बिजली का बिल बहुत हल्का आएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये पता हो तो इंडोर आरएएस सेटअप में प्रोडक्शन कॉस्ट में बड़ा हैवी कट किया जा सकता है। उच्च स्तर पर नाइट्राइट आयन हीमोग्लोबिन के संपर्क में जब आता है तो वो हीमोग्लोबिन में जो मौजूद लोहा होता है, आयरन, उसके परमाणुओं को ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड नहीं कर सकता। इस हीमोग्लोबिन जहर के साथ रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन अब नहीं ले सकता
और मछली उत्तक घुटन के साथ मर जाती है। टिश्यू को सफोकेशन होने लगता है और मछली मर जाती है। इस डिजीज को मेथमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, यहाँ रिपीटिशन हो रहा है। ब्राउन ब्लड डिजीज के रूप में जाना जाता है क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है वो अब लाल नहीं रहा बल्कि भूरा हो गया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रक्त में जंग लग गया। जैसे सेब काटते हैं आप देखते हैं ब्राउन हो गया, बैगन काटते हैं तो देखते हैं ब्राउन हो गया, क्योंकि उसमें जो आयरन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्राउन कलर देता है। नॉर्मल कलर जो ब्लड का होता है वो रेड होता है और नाइट्राइट टॉक्सिसिटी के बाद वो ब्राउन हो जाता है, इसीलिए इसे ब्राउन ब्लड डिजीज कहते हैं। इसलिए हम लोगों को नाइट्राइट विषाक्तता के लिए एक प्रतिविष की आवश्यकता होती है जो कि कच्चा नमक है। कच्चा नमक आयोडाइज्ड नमक नहीं, सी सॉल्ट। इससे क्लोराइड कंटेंट पानी में बढ़ जाते हैं और क्लोराइड कार्बोनिक पंप नाइट्राइट की जगह क्लोराइड को ही लेता है। इससे नाइट्राइट विषाक्तता लगभग 30 के फैक्टर से कम हो जाती है अगर आप 40 ppm क्लोराइड कंसंट्रेशन का मेंटेन करें। नाइट्राइट विषाक्तता को कम करने के लिए एक सामान्य अभ्यास है कि मेथमोग्लोबिन का बिल्डअप ही ना होने दिया जाए। उसके लिए क्लोराइड को नाइट्राइट सांद्रता के अनुपात में 10:1 तक बढ़ाना होगा, तो मछली के ब्लड में मेथमोग्लोबिन का बिल्डअप होने ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब आप कल्चर शुरू करें तो शुरू से ही कल्चर टैंक में 20 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर क्लोराइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करिए। नमक यानी क्लोराइड आयन मिलाने से ऑस्मोटिक तनाव में भी राहत मिलती है। ऑस्मोटिक तनाव मछली के शरीर में जो फ्लूइड होता है उसमें आयन का इम्बैलेंस हो जाता है, चाहे मछली फ्रेश वाटर की हो या मैराइन वाटर की हो। दोनों में ही मछली इस ऑस्मोटिक स्ट्रेस के कारण होने वाले आयन के इम्बैलेंस को ऑस्मो रेगुलेशन नाम की प्रक्रिया से कंट्रोल करती है। लेफ्ट साइड में मैराइन मछली दिखाई गई है और राइट साइड में फ्रेश वाटर। ये दोनों ही प्रकार की मछलियां ऑस्मो रेगुलेशन का प्रयोग करके ऑस्मोटिक स्ट्रेस से निजात पाती हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ये टॉपिक नहीं तो लंबा हो जाएगा। ऑस्मोटिक तनाव मछली की हैंडलिंग और अन्य रूपों में जैसे खराब पानी की गुणवत्ता के साथ आती है और 20 से 40 ppm नमक की सांद्रता अगर बनाए रखा जाए तो ऑस्मोटिक तनाव से छुटकारा पाया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है कि नमक अगर आप उसमें तेजी से मिला देंगे तो ये बायोफिल्टर की दक्षता को कम कर सकता है। बायोफिल्टर लगभग 3 से 4 सप्ताह में धीरे धीरे नमक मिलाने से समायोजित हो जाते हैं। इसलिए आप शुरू में ही जब कल्चर स्टार्ट करें तो ये कंसंट्रेशंस बना के रखें ताकि बायोफिल्टर को शुरू से ही इस कंसंट्रेशन की आदत रहे। ज्यादातर रीसर्कुलेटिंग सिस्टम हर दिन सिस्टम वॉल्यूम के 5 से 10% पानी को बदलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जो नया पानी आता है उसमें ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल नहीं होती और उसमें अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थ भी नहीं होता है। एक्सचेंज की यह मात्रा नाइट्रेट्स और घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के बिल्डअप को कम करती है, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में फ्लोट वाल लगाकर ग्रेविटी वाटर से इसको जोड़ के रखा है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट रिमूवल के लिए सेटलर लगा हुआ है जिसमें समय समय पर सॉलिड वेस्ट नीचे इकट्ठा हो जाता है और इस सोलेनॉइड वाल्व की मदद से सॉफ्टवेयर के जरिए दिन में कई बार इसे खोलकर उस सॉलिड वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही ये पानी बाहर निकलता है तो टैंक में पानी कम हो जाता है। पानी कम होता है तो फ्लोट नीचे जाता है और पानी आने लगता है। तो सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने ऐसा सेट कर रखा है कि दिन में कितनी बार वाल्व खुलेगा और कितनी देर के लिए खुलेगा और हर बार कितना पानी बाहर निकल जाएगा।
वो जितना भी पानी 24 घंटे में निकलेगा वो हमारी टैंक की कैपेसिटी का 5% होना चाहिए। इस तरह से पूरा का पूरा वाटर एक्सचेंज का जो सिस्टम है हमारे यहाँ वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और हम लोग इस पॉइंट से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। आपातकालीन स्थितियों में ये अनुशंसा की जाती है कि जितना भी आपका सिस्टम का पानी है उसके बराबर का एक अलग से जलाशय हो तो बहुत अच्छी बात हो। वो जलाशय का पानी कीटाणु रहित हो, शून्य क्लोरीन हो, उचित तापमान का हो और बाकी अन्य जल की गुणवत्ता है जैसे पीएच है, अल्कलिनिटी है, हार्डनेस है, ये सब भी आपके टैंक कल्चर वाटर के समान ही होना चाहिए। उसको आप अगर रेडी रखेंगे तो इमरजेंसी को मीट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से आप आपातकालीन स्थिति में अपने कल्चर को बचा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं है। तो ये रही कुछ बातें जिन्हें हम लोगों ने आपसे शेयर किया। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अभी मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम जारी है। फीडिंग, स्टॉकिंग और बफरिंग पर अभी काफ़ी पॉइंट्स लेकर हम लोग आने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।